हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुरिस लीगल चेंबर्स। आई एम वंश नागपाल एंड आज के इस सेशन में हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, डाइंग डिक्लेरेशन कौन दे सकता है, इसे रिकॉर्ड कौन कर सकता है, किस फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन को दिया जाता है एंड डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होती है। ये सारी ही चीजें आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। And along with this, we will also discuss all the important case laws. So अगर आप लोग जुडिशियल सर्विसेज या APP या AOR या अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, then this video is for you. So let's begin the video. Let's start with the meaning. So डाइंग डिक्लेरेशन को एक लेटिन टर्म लेटम मॉर्टम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वर्ड्स सेड बिफोर डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को कहा जा सकता है जो कोई भी इंसान अपने होशो-हवास में देता है अपनी डेथ जब एक्सपेक्टेड हो उससे पहले। एंड ऐसी कोई भी स्टेटमेंट या तो उस इंसान के कॉज ऑफ डेथ को बताती है या सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उस डेथ के उससे बताती है। और ऐसी स्टेटमेंट को आगे कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल के स्टेज पे एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो ऐसी किसी भी स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं। एनी स्टेटमेंट विच इज मेड आउटसाइड द कोर्ट can be termed as hearsay. Hearsay को cross examine नहीं किया जा सकता. That's why hearsay statements are inadmissible in court. However, dying declaration is also a hearsay since जब भी कोई इंसान dying declaration देता है उसके बाद डेथ के कारण उसे आगे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता. However, unlike hearsay, dying declaration is admissible in court and it is an exception to the rule of hearsay. क्वेश्चन इज हमें ये कैसे पता चल सकता है कि ऐसा कोई इंसान झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सिंस वी कांट क्रॉस एग्जामिन सच पर्सन। सो डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड टू बी क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन जनरल बिलीफ दैट मोस्ट पीपल हु नो दैट दे आर अबाउट टू डाई विल नॉट लाई। ज्यादातर लोग जो जानते हैं कि हम मरने वाले वो झूठ नहीं बोलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ लीगल मैक्सिम विच इज नेमो मेरिटेरस प्रिजमेटर मेंट्री, विच मीन्स A man will not meet his maker with a lie on his mouth. कोई भी इंसान अपने निर्माता से झूठ बोलते हुए नहीं मिलना चाहेगा। Moving on to our second concept, distinction between English law and Indian law. So English law के अंदर ये माना गया है that a statement can be termed as dying declaration only when the person making such statement is expecting his death. ऐसी किसी statement को सिर्फ dying declaration सिर्फ तब कहा जा सकता है जब कोई इंसान ऐसी स्टेटमेंट देते हुए ये जानता हो कि वो मरने वाला है। हाउएवर इंडियन लॉ में जब हम बात करते हैं तो इंडियन लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है। जब किसी इंसान को नहीं पता कि मैं मरने वाला हूँ उस टाइम पे भी उसकी किसी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन रेफर किया जा सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ पकाला नारायण स्वामी वी एम्परर 1939। इस केस को प्रीलिम्स के अंदर काफी बार पूछा गया है। इनफैक्ट इसके फैक्ट्स के बेसिस पे काफी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। सो इस केस में क्या हुआ था, विक्टिम जो थे उन्होंने एक्यूज की वाइफ को 3,000 रुपए का लोन दिया था। विक्टिम ने एक्यूज की वाइफ से बात करी कि मैं इस दिन आऊंगा आपके पास लोन लेने के लिए। जाते टाइम विक्टिम ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं एक्यूज के घर जा रहा हूं उनसे अपने 3,000 रुपए वापस लेने के लिए। जब विक्टिम वहां से निकले एक्यूज के घर, काफी टाइम तक जब वो वापस नहीं आए तो विक्टिम की वाइफ ने एक पुलिस कंप्लेंट करी कि विक्टिम मिसिंग है। वहां पे उन्हें ढूंढने के बाद ये पता चला कि विक्टिम की डेथ हो चुकी है एंड उनकी लाश एक ट्रंक के अंदर 7 पीसेस में कटी हुई मिली। सो इस केस के अंदर विक्टिम की वाइफ ने ये बोला कि ये एक्यूज के घर गए हुए थे इसलिए एक्यूज को ब्लेम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि विक्टिम की वाइफ की स्टेटमेंट कि इन्होंने मुझे बताया था कि ये एक्यूज के घर 3,000 रुपए लेने जा रहे हैं। सो इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 2 फैक्ट्स को नोटिस करा। पहला, एक्यूज के पास मोटिव था मारने का विक्टिम को, बिकॉज अगर वो मार देगा तो उसे 3,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा फैक्ट ये था कि जिस ट्रंक में विक्टिम की लाश मिली थी वो ट्रंक एक्यूज के नाम पे ही रजिस्टर्ड था। सो इन दोनों फैक्ट्स को देखते हुए ये बोला गया था कि जो वाइफ की स्टेटमेंट है उसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं। एंड उस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया था
इवन दो विक्टिम ने जब वो स्टेटमेंट बोली थी उस टाइम पे उसे अपनी डेथ एक्सपेक्टेड नहीं थी। बाकी अगर आप इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर सकते हैं, वहां पे मैंने पूरा डिफरेंस बता रखा है। लेट्स अंडरस्टैंड डाइंग डिक्लेरेशन इन इंडिया। Section 32 subsection 1 of Indian Evidence Act states that when the statement is made by any person as to the cause of his death or as to the circumstances in the transaction which led to his death, in cases where the death of such persons comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not under the expectation of death at the time when these statements were made. आइए इसे हिंदी में समझते हैं। 4 इजी स्टेप्स के अंदर मैं आपको 4 एसेंशियल्स बताऊंगा इसके, जिससे आपको ये सारी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट को या तो लिखित में या फिर बोलकर या फिर जेस्चर्स और साइन के थ्रू बताया जाता है। सेकेंड, ऐसी स्टेटमेंट के अंदर या तो हम कॉज ऑफ डेथ डिस्कस करते हैं, डेथ किस वजह से हुई, या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ, डेथ के टाइम पे सर्कमस्टांसेस क्या थे उन्हें हम डिस्कस करते हैं। थर्ड, ऐसी स्टेटमेंट के बाद जब कभी भी विक्टिम की डेथ होगी उसके बाद ही इस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज करा जा सकता है। इसका एक बहुत ही फेमस केस भी था, सुंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2010। इस केस के अंदर विक्टिम को लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो सकती है, उसने अपनी स्टेटमेंट दी एंड उस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन उसने लगाने के लिए अर्जी डाली, पर किसी तरीके से वो विक्टिम जिंदा बच गया। अब उस स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देते हुए ये जरूरी नहीं है कि विक्टिम को ये लग रहा हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट कंपल्सरी। इसके ऊपर हम पकाला नारायण स्वामी केस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन गिव डाइंग डिक्लेरेशन? मृत्यु कथन कौन दे सकता है? कोई भी इंसान जो किसी केस में विक्टिम रहा हो या फिर ऐसा कोई इंसान जो मरने वाला हो एंड उसे अपनी मौत एक्सपेक्टेड हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है एंड उसके बाद वो मर जाता है एंड वो स्टेटमेंट उसकी मृत्यु से रिलेटेड होती है, सिर्फ ऐसा इंसान डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। इंसान सिर्फ अपने मरने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है, कोई दूसरा इंसान किसी और के मरने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अगर नॉर्मली कोई भी इंसान किसी और के मरने के लिए कोई स्टेटमेंट देता है तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, उससे हम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कह सकते। इसके ऊपर एक केस है सुचंद पाल वर्सेस फांसी पाल 2004, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में एक औरत डेथ बेड पर जब थी, उससे डाइंग डिक्लेरेशन लेने के लिए मैजिस्ट्रेट वहां पे आए एंड मैजिस्ट्रेट को डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जब मैजिस्ट्रेट ने क्वेश्चंस पूछे तो उनके आंसर उस औरत का हस्बैंड कर रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सिंस द आंसर्स वर नॉट वॉलेंटरी इन नेचर एंड ऑल्सो ये डायरेक्टली विक्टिम से नहीं आ रहे थे, इन्हें हस्बैंड आंसर कर रहा था, सो दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइंग डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड कर सकता है? बेयर एक्ट में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कौन डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, which means any person is capable of recording dying declaration with irrespective of their knowledge and their profession. कोई भी इंसान मृत्यु कथन को रिकॉर्ड कर सकता है, however एविडेंशियरी वैल्यू बदल जाती है इससे। एक स्टेटमेंट की, एक डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है, उसमें ये चीज मैटर करती है कि जिस इंसान ने उसे रिकॉर्ड किया है उसकी नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस कितना है। दिस इज द रीजन कि कभी भी कहीं पे भी किसी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज अगर ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं देन उसकी एविडेंशियरी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इन केस मैजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते होते तब डॉक्टर्स को बोला जाता है कि वो उसे रिकॉर्ड करें। डॉक्टर्स में स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है कि वो उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करें। अगर डॉक्टर्स भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो पुलिस ऑफिसर्स भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड अगर पुलिस ऑफिसर भी अवेलेबल नहीं है तो कॉमन पर्सन भी उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउएवर अगर
कॉमन पर्सन उसे रिकॉर्ड करेगा तो ऑब्वियसली उसकी पुलिस ऑफिसर से एविडेंशियरी वैल्यू कम होगी। एंड सिमिलरली मैजिस्ट्रेट की सबसे ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू होती है रिकॉर्ड करने पे, सेकंड नंबर पे डॉक्टर, थर्ड नंबर पे पुलिस ऑफिसर एंड फोर्थ नंबर पे कोई कॉमन पर्सन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। मृत्यु कथन को किस फॉर्म में दिया जाता है? सो ऐसी कोई भी स्पेसिफाइड फॉर्म मेंशन नहीं है जिसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन को दिया जाता है। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन एंड इट कैन इवन बी इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स एंड द साइंस। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885। इस केस में विक्टिम का गला काट दिया गया था, जिसकी वजह से विक्टिम एक्यूज का नाम नहीं ले सकती थी, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो जब उससे पूछा गया कि एक्यूज कौन है तो उसने जेस्चर्स और साइन के थ्रू एक्यूज का नाम बताने की कोशिश करी। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में फुल जज बेंच के सामने ये क्वेश्चन था कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को बाय जेस्चर्स और बाय साइंस अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा दैट इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक then he or she can make dying declaration by the gestures or the signs to the response of the questions. So यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होती है। कोर्ट ने ये बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करते हुए क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड कितना इफेक्टिवली समझ के ऐसे विक्टिम ने उन्हें आंसर करा, इन सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इज इट नेसेसरी टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म ओनली। क्या डाइंग डिक्लेरेशन को, मृत्यु कथन को सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है? इट इज प्रेफरेबल टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, हाउएवर इफ इट इज रिकॉर्डेड इन द नरेटिव फॉर्म देन on the sole basis that it is recorded on narrative form and not in the question answer form, उसे हम discard नहीं कर सकते। Dying declaration can be recorded in any language in any form. In fact, K. Ramachandra Reddy versus the public prosecutor 1976 के केस में एक injured person ने FIR लिखवाई and उसके बाद उसकी डेथ हो गई। So इस FIR को भी सुप्रीम कोर्ट ने एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया था। Moving on to our last topic for the day, evidentiary value of dying declaration. किसी भी मृत्यु कथन की एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है इसे डिटरमिन करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को किसने नोट किया है, स्टेटमेंट देते हुए विक्टिम की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, वॉज विक्टिम केपेबल ऑफ गिविंग सच स्टेटमेंट और नॉट, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए विक्टिम से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और विक्टिम ने क्या आंसर किए थे, स्टेटमेंट देने से पहले विक्टिम से कोई मिला था तो यहाँ पे विक्टिम को ट्यूटर करने के या विक्टिम को कुछ सिखाने के कोई चांसेस थे या नहीं थे। ऐसे बहुत सारी चीजों को कोर्ट नजर में रखता है। सो किसी भी केस के अंदर कोई भी विक्टिम की स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन जब हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे फैक्ट्स के बेसिस पे उस डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू डिसाइड होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन समवन बी convicted just on the sole basis of dying declaration? क्या सिर्फ मृत्यु कथन के आधार पे किसी को सजा हो सकती है? 1957 के अंदर खुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था that if the court is satisfied with the truthfulness of the statement, they don't need to further corroborate the evidence and the person can be convicted just on the sole basis of dying declaration. अगर कोर्ट को लग रहा हो हाँ ये डाइंग डिक्लेरेशन, ये मृत्यु कथन सच्चा है, तो कोर्ट सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन कर सकती है। हाउएवर ऐसे किसी भी केस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर कोर्ट को कहीं पे भी ये लग रहा होगा कि एविडेंस कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं या फिर डाइंग डिक्लेरेशन गलत हो सकती है, तो ऐसे केस में खाली डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे सजा नहीं हो सकती। Let's understand this with the help of a case. P. Mani versus State of Tamil Nadu. इस केस में एक औरत जली हुई थी एंड जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था उसने ये बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जलाने की कोशिश करी है। सो अब इस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व करा कि उस औरत के बच्चों ने ये बात बोली है
कि हमारी माँ ने यानी कि विक्टिम ने पहले भी सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी है। सेकंड फैक्ट ये था कि उस औरत के हस्बैंड जिसे उसने एलिज किया था उसका ऑलरेडी, उस औरत को ऐसा लगता था उसका ऑलरेडी एक अफेयर चल रहा है। सो यहाँ पे उसके पास मोटिव था कि अपने हस्बैंड को वो पीछे से जेल भेजे, इसलिए कोर्ट को ये लगा कि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है मे बी ये गलत हो एंड उन्होंने इसे एज अ सोल बेसिस यूज नहीं करा फॉर द कन्विक्शन। मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन, अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशंस दिए जाते हैं तो कोर्ट उस टाइम पे क्या करता है, एविडेंशियली वैल्यू कैसे डिसाइड करती है? सो इस केस में टोटल 3 चीजों को कोर्ट नोटिस करता है। फर्स्ट, कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन पहले दिया था और कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन बाद में दिया था। सेकंड, जितने भी डाइंग डिक्लेरेशंस दिए थे इन्हें किस किसने रिकॉर्ड किया था। एंड थर्ड, ये डाइंग डिक्लेरेशंस आपस में कोरॉबोरेट करते हैं या ये दोनों ऑपोजिट है, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली अगर ये ऑपोजिट होंगे या अगेंस्ट होंगे तो एविडेंशियली वैल्यू कम हो जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन की। सो आई होप आपको डाइंग डिक्लेरेशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। काफी सारे केसेस ऐसे हैं जिन्हें टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम अभी कवर नहीं कर पाए बिकॉज हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे केसेस की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड उनमें क्या हमें याद करना है, उनमें क्या हेल्ड हुआ था, ये भी मैंने नीचे बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच।